नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग अब और खतरनाक हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी चेतावनियों ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ईरान की यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आई है जिसमें कि ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर होर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ऊर्जा और पानी के संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर युद्ध भूमि की चुनौती दी है। उन्होंने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है, लेकिन उन दुश्मनों के लिए इसके दरवाजे बंद हैं जो हमारी जमीन और संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे। इस बीच इजराइल के डिमोना और अराद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ईरानी मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि परमाणु अनुसंधान केंद्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया है कि इन हमलों में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ईरानी हमले में कम से कम 175 लोग घायल जरूर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते पश्चिम एशिया में बने संघर्ष के हालात को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जमाखोरी और कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाए। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने मंत्री और अधिकारियों की टीम बनाकर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सेक्टर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। सरकार ने साफ किया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और साथ ही देश में किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीसीएस की बैठक में कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, व्यापार, शिपिंग और सप्लाई चेन जैसे सेक्टर्स पर असर और उससे निपटने के उपायों पर बात हुई है। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ सरकार ने आर्थिक तंगी और वैश्विक तेल संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। पाक सरकार ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर भारी शुल्क लगा दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें कि पाक सरकार ने हाई ऑक्टेन ईंधन पर शुल्क को 100 से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला किया है। यानी कि अब लग्जरी गाड़ियों के मालिकों को प्रति लीटर 200 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह फैसला देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव के बीच लिया गया है। पाक सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में हुई इससे बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन, किरायों और हवाई यात्रा की लागत पर नहीं पड़ेगा। सरकार का यह कहना है कि यह फैसला आर्थिक संतुलन बनाए रखने और साथ ही आम लोगों पर सीधे बोझ से बचाने के लिए लिया गया और यह शुल्क मुख्य रूप से उन उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए है जो कि प्रीमियम ईंधन का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि 6 मार्च को ही पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 321 रुपए 17 पैसे और डीजल जो है वो 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप बीते दिन कर्नाटक के मैंगलुरु पोर्ट पहुंच गया है और रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया है। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस, कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंच चुके हैं और इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जगलाटकी गुजरात में अडानी पोर्ट्स आया था। तो वहीं 2 अन्य एलपीजी कैरियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे और ये तीनों जहाज होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरे थे। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं और वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक आयोजित होगी जिनमें कि 2 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिल सकती है, तो वहीं आवास उद्योग और पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा और नमामि गंगे योजना पर चर्चा होने की संभावना है और इसी के अलावा निराश्रित वृद्धा और दिव्यांगजन पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। निवेश प्रोत्साहन नीति और निजी बिजनेस पार्क विकास योजना जैसे बड़े फैसलों पर कैबिनेट की नजर रहेगी। तो वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद सुबह करीब 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी, जिसमें कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र देव प्रभार और अन्य मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि यह दिन हमें उन वीर सपूतों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वही ऐतिहासिक स्थान है जहां असेंबली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया था। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और आने वाली पीढ़ियां भी उनके साहस और देशभक्ति से प्रेरणा लेती रहेंगी। सच में आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये 23 मार्च का दिन प्रतिवर्ष हमें अपने उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत को याद दिलाता है। किस तरीके से देश के उन युवाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज ये परिसर उन क्षणों को याद करके रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हम सबके बीच ला रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर है। वो वहां वडोदरा में आयोजित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी और इस मौके पर करीब 1000 आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर और गैर सरकारी संगठन के सदस्य, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी हिस्सा लेंगे। बताना चाहिए कि कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई तेज करना, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और मनरेगा और अन्य योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर चर्चा करना है। तो वहीं आगामी निकाय चुनावों और साथ ही 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सम्मेलन के बाद राहुल गांधी पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ भी बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसी महीने गुजरात में नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों की घोषणा होने वाली है। राज्य विधानसभा का सत्र 25 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 26 मार्च को गुजरात राज्य चुनाव आयोग लोकल बॉडी चुनावों के लिए शेड्यूल का ऐलान भी कर सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में एक समीकरण बनने वाला है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उद्यन पार्टी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने पहले ही ऐलान किया है कि उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस गठबंधन में एआईएमआईएम भी साझेदार होगी और लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो वहीं हुमायूं कबीर अब तक 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं, जिनमें कि रानीनगर, भगवान गोला और मुर्शिदाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल है। और साथ ही आपको बताना चाहिए कि इसके साथ ही हुमायूं कबीर 3 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान करा है उन्होंने और ये 3 सीटें भगवान गोला, नौदा और राजीनगर है, जो कि मुर्शिदाबाद जिले में आती हैं। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच होने वाले इस महामुकाबले में ओवैसी और कबीर का गठबंधन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है। 2021 के चुनावों में कांग्रेस और वामपंथी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था और ऐसे में ये नया मोर्चा राज्य की राजनीति में तीसरे कोण के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा और रिजल्ट 4 मई को घोषित किया जाएगा। संभल में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक कार और यात्रियों से भरी टेंपो में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह सड़क हादसा उधनपुर गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 2 लोग और टेंपो में सवार 10 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 घायलों ने दम तोड़ दिया जबकि 9 अन्य घायलों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायलों को रेफर किया गया है। तो वही हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना धनारी के उधरनपुर के पास एक अर्टिगा कार और एक टेम्पो, सवारी टेम्पो में भिड़ंत हुई है, जिसमें टेम्पो में सवार 10 व्यक्ति तथा अर्टिगा के 2 व्यक्ति ये घायल हो गए हैं
और तत्काल ही सूचना पर थाने पर गठित क्रिटिकल केयर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहनों से अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा उनका निरीक्षण कर और 3 व्यक्तियों को जिसमें एक बच्ची शामिल है उसको मृत घोषित। तो वहीं उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं और एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में एक मार्केटिंग कंपनी के 52 लोग सवार थे, जो दिल्ली में मीटिंग के बाद लखनऊ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीमों ने तुरंत पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।